सभी लोग सुनिए। आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ समाज कार्य जून 2014 का विगत वर्ष का ये प्रश्न पत्र है आपके सामने। मैं बात कर रहा हूँ समाज कार्य तृतीय प्रश्न पत्रों पर। हालांकि मैंने लास्ट 2 क्लासेस में आप लोगों को समाज कार्य जून 2014 का द्वितीय प्रश्न पत्रों पर बात कर चुका हूँ। इम्पोर्टेंट है ये भी प्रश्न, नोट्स बनाते रहिएगा। और आप सबको भली भांति तरीके से परिचित हैं कि 20 से 30 सितंबर के बीच में एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क का पेपर हो सकता है ना। तो इसलिए आप लोग प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और शाम 6 बजे से जो क्लास चलती है आप लोगों की वो थ्योरिकल पर आधारित है, तो उसके बारे में भी आप लोग ध्यान रखिए। तो कल मैं यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर चर्चा करूँगा आप लोगों से कल की क्लास में। सामाजिक नीति क्या है, इस पर भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये प्रश्न हमारे सामने है कि अचेतन मन में दुखद भाव, दुखद अनुभवों को ढकेलने की क्रियाविधि को क्या कहते हैं? दमन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, आक्रमण। क्या बोलना चाहोगे आप? दमन। ओके, आपको बता दूं, आपने नाम सुना होगा फ्रायड। फ्रायड की ये जानते हो क्या है? ये फ्रायड की रक्षा युक्ति है। और कभी कभी यूजीसी पूछ लेता है कि सिगमंड फ्रायड की तकनीकी बताइए, तो इसे किताबों में लिखा हुआ है टेक्निक के नाम से भी, सिगमंड फ्रायड की टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि अचेतन मन में दुखद अनुभवों को ढकेलने की जो क्रियाविधि होती है वो दमन होती है। ऑप्शन नंबर पहला सही है। 2-3 बातें बताना चाहूँगा आप सबको, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि व्यक्ति चिंता से युक्त होने के लिए इसका प्रयोग करता है, तो बलपूर्वक शांत करने की क्रिया को भी हम लोग कहते हैं दमन, हम लोग इसका भी नाम देते हैं। तो व्यक्ति चिंता से मुक्त होने के लिए इसका प्रयोग में लाता है दमन जैसी प्रक्रिया को, चिंता से मुक्त करने के लिए, उसको दमन बोला जाता है। तो अचेतन मन में दुखद अनुभवों को ढकेलने की क्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं? याद रखेंगे आप सभी लोग, दमन कहते हैं। प्रतिगमन जानते हैं किसको कहते हैं? प्रतिगमन पुराने में वापस जाने से संबंधित होता है, आप लोग को मालूम होगा, क्यों नेहा? तो ये बेसिकली प्रतिगमन होता है। आपको बता दूं, अगर जिसके पास MSW की बुक होगी, MSW 3E3003, उस बुक में आपको मिलेगा प्रतिगमन। और आक्रमण होता है बिना उचित कारण के युद्ध आरंभ कर देना, आक्रमण। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आप जानते हैं। और प्रक्षेपण दूसरों पर दोषारोपण लगा देना। भैया हमारी गलती नहीं, फलानवा की गलती है, कहते हो नहीं कहते हो, सीधा बोलते हो। प्रक्षेपण उसको कहते हैं, हाँ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण बोलते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा यहाँ पे, दमन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। संगठन के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कर लीजिएगा, ठीक है, कि संगठन के बाहर उपलब्ध कर्मचारी कल्याण सुविधाओं को क्या कहते हैं। मैं आपको तीनों के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। तो देखो, एक इंट्राम्यूरल जो है फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है, और एक एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटीज़ की बात कर रहा है ना। और एक है आपका एक्स्ट्रा वैगेस की बात कर रहा है। तो जरा संगठन के बाहर जो उपलब्ध कर्मचारी हैं उनके कल्याण सुविधा को हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? ये तीनों में भाई, बिल्कुल। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं वाह है। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग वाह बोलते हैं, याद रखिएगा। और इसको हम लोग अंता बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है आप समझ लीजिए एक एक लाइन में, बहुत ही सिंपल से, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसमें। जब संगठन के अंदर कैंटीन, टॉयलेट, वर्दी इत्यादि जैसी क्रियाविधि या प्रोवाइड की जा रही है गतिविधियों को लेकर, लेकिन संगठन के अंदर अभी मैं कहूँ आप लोगों से, अगर आप लोग किसी संगठन में हैं और मैं चला गया आपके पास एक एज अ सोशल वर्कर बनके, मैंने पूछा आप बताइए आपकी आंतरिक समस्या क्या है, तो आप लोग मुझसे कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है वेतन नहीं प्रोवाइड कराते ज़्यादा,
मतलब जितना हमारे पास पीएचडी है और पीएचडी का जो है वेतन 15,000 या 18,000 दे रहे हैं ऐसे होल्डर को, तो ये उचित नहीं है। तो सिंपल सी बात है, उचित नहीं है। पीएचडी वाले होल्डर को अगर आप 18,000 15,000 के अंदर रख रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये आंतरिक समस्या है। तो आंतरिक समस्या के अंतर्गत वर्दी भी रख सकते हो, कैंटीन, टॉयलेट और इत्यादि समस्याएं भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हो। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्राम्यूरल फैसिलिटीज़। लेकिन प्रश्न है बाहर से, तो क्वेश्चन तो साफ शब्दों में कह रहा था। अच्छा, अगर अंता बोलेगा भी, आपके प्रश्न में भी बोलेगा अंता, तो अंता से संबंधित होगा तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, इंट्रा हो जाएगा। और वाह्य से होगा तो एक्स्ट्रा म्यूरल हो जाएगा। जब संगठन के बाहर आवास, शिक्षा, ऋण आदि प्रदान किए जाते हैं तो उसे हम लोग एक्स्ट्रा म्यूरल फैसिलिटीज़ बोलते हैं। बस हो गया आपका। और जो एक्स्ट्रा वैगेस बोला जाता है वो क्रिया या राय, क्रिया समझते हो, कार्यवाही, एक्शन, क्रिया या राय के रूप में अनर्गल या असाधारण क्रिया, धारणा आदि तनाव के क्षणों के लिए अपव्यय शब्द माना जाता है। तो मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम को मेंशन कर लीजिए आप, तनाव, अवसाद जैसी प्रतिक्रिया को सम्मिलित कर लीजिए। ये शब्द जो है बेसिकली अपव्यय कहलाता है। तो अपव्यय तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये दो ही में से क्वेश्चन बनेगा, तीसरा ऑप्शन तो अवश्य रहेगा, लेकिन प्रश्न इन दोनों में ही रहेगा, अपव्यय से प्रश्न नहीं रहेगा। इस बात से आप श्योर रहिएगा सभी लोग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये फैसिलिटीज़ है एक प्रकार की। समस्याओं की बात मैं नहीं कर रहा था आप लोगों से, फैसिलिटीज़ की बात कर रहा था, और फैसिलिटीज़ से ही प्रश्न बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला ही सही रहेगा जवाब, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ मैट्रिआर्कल फैमिली के बारे में। बेसिकली आप जानते हैं मैट्रिआर्कल फैमिली को निम्नलिखित में से एक भी हो सकता है। बेसिकली मैं बताऊँ आपको, ये बोलता है अधिकार के आधार पे, सत्ता के अधिकार पे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, मेरी बात को पहले सुन लीजिए। बेसिकली परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है जो बच्चों के जन्म एवं लालन पालन की बात करता है। अब भाई, आप जैसे ही मदर सेंट्रल्ड बोलते हैं तो आप कहते हो मात्र सत्तात्मक आधार पे। तो मात्र सत्तात्मक में स्त्री का पुरुषों पर अधिपत्य होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मदर सेंट्रल्ड। और जब हम बात करते हैं फादर सेंट्रल्ड को, तो आप बोलते हो पितृ सत्तात्मक। कहने का तात्पर्य पुरुष या पति का आधिपत्य की बात कर रहा हूँ मैं महिलाओं पर, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है भाई, ग्रैंड पेरेंट्स सेंट्रल्ड की, तो यहाँ पे दादा दादी, और ये मेंशन करता है संयुक्त परिवार को। पहले आप समझ लीजिए यहाँ पे चार ऑप्शन के बारे में। फिर एक होता है सिबलिंग सेंट्रल्ड। सिबलिंग सेंट्रल्ड जो होता है वो भाई बहन पर होता है। लेकिन मैट्री मतलब माता, मैट्रिआर्कल फैमिली आप किसको लगाना उचित समझेंगे? मदर से। हाँ, अभी किसी बच्चे ने मुझसे बोला था डी को लेकर, तो डी तो नहीं होगा भाई। अगर हाँ, अच्छा बी बोला था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। ऐसे प्रश्नों को आपको, बहुत सरल प्रश्न होते हैं, समझ भी जाना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, आपको बता दूं 110% श्योर हूँ मैं, आप लोग भी श्योर रहिए कि हर बार एक प्रश्न स्टीवेंस से पूछा जाता है। और आप जानते हैं सन 1946 के बाद प्रश्न उसी के आधार पे है। प्रश्न वो नहीं है लेकिन उसके आधार पे है। क्रम सूचक स्केल से प्राप्त आंकड़े को कहना क्या समझेंगे आप? आपको बता दूं, पहले समझ लीजिए। देखिए, जब हम संख्याओं के बारे में बात करते हैं, किसी चीज़ को संख्याओं में मापते हैं, तो वो बेसिकली एक वर्ड बनाता है मैट्रिक डेटा को, मापनी आंकड़े को। परंतु यहाँ पे उचित नहीं होगा क्रम सूचक स्केल। क्रम सूचक स्केल आप सबके लिए यहाँ पे उचित नहीं होगा, तो इसलिए इसको हटा दीजिए। लेकिन जब आप नॉन मैट्रिक डेटा की बात करेंगे, गैर मापी आंकड़ों की बात करेंगे, तो ये बेसिकली संख्याओं के आधार पे बात करता है। मेरे कहने का तात्पर्य ये बताता है आपको कि गैर मैट्रिक डाटा
नाम मात्र और क्रमिक हो सकता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, किसी को याद आ रहा है? स्टीवेंस का मापनी, किसी को याद आ रहा है? सर ये तो आपने पढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको पूछा है ना? ये मैंने इसीलिए आप सबको पूछा है ना? इसको बोला जाता है अस्तर, और आप जानते होंगे, आई थिंक, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। चलो मेरी बात सुन लीजिए आप सभी लोग ध्यान से, देखिए ये जो नॉन मैट्रिक डेटा है ना मैडम, याद रखिएगा सभी लोग, ये बेसिकली रिप्रेजेंट होता है ऑर्डिनल मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपका नॉन मैट्रिक डेटा। नॉन मैट्रिक डेटा याद रखेंगे सभी लोग। क्रमिक जो मापन है बेसिकली गुणों की मात्रा के आधार पर आधारित होता है। व्यक्ति और वस्तुओं को किसी भी गुण की मात्रा के आधार पर हम ऐसे वर्ग को विभक्त कर देते हैं, जैसे नाम हो गया, शब्द हो गया, अक्षर हो गया, ऐसी चीज़ों पर रिप्रेजेंट कर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जब एग्ज़ाम देने जाते थे आप लोग, हाई स्कूल 10th का दिया होगा, तो आपके नाम के आधार पर दिया होगा। जैसे पहले अंजलि नाम आ गया, फिर बीना नाम आ गया, है कि नहीं, फिर चंदन नाम आ गया। तो ये नाम ऑर्डरली, ये क्रम, ये बेसिकली नॉन मैट्रिक डेटा के अंतर्गत रखा गया है। क्रम सूचक स्केल है ये, क्रम सूचक स्केल है ये, बात को समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब आप सबका होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो न्यूमेरिकल डेटा होता है ये संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, ये संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, संख्या वगैरह नंबर। अभी मैंने कहा आपसे कि भाई जैसे मैंने रैंक फर्स्ट लाया, आपने रैंक फर्स्ट लाया, और ऊपर से 6% को JRF दिया जाएगा। तो JRF वाले जैसे आते हैं, जैसे जिसका नंबर रहेगा उसी को उसको JRF मिलता रहेगा, है कि नहीं। तो ये रैंक, ये बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा रिप्रेजेंट करता है। पीयर्ड डाटा युग्मित आंकड़े होते हैं, इसको युग्मित आंकड़े कहा जाता है। मतलब जब प्राकृतिक मिलान या युग्मित संभव होता है तो वहाँ पे टी परीक्षण यूज़ होता है, स्टूडेंट परीक्षण यूज़ होता है, उसको युग्मित आंकड़े के अंतर्गत रखा जाता है, पेयर्ड बोला जाता है, उसको पेयर्ड बोला जाता है। परंतु क्रम सूचक स्केल, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा, गैर मापनी। सर एक क्वेश्चन है मेरा, जो यहाँ पे स्टूडेंट ने कोर्स में जो बताए हैं वो सबके सब इसमें नॉन मैट्रिक डेटा में आएंगे? किसमें? नॉन फिर से मैट्रिक डेटा में आएंगे? नहीं, ये नॉन मैट्रिक डेटा ऑर्डिनरी डेटा आएगा आपका, ना कि नॉमिनी। नॉमिनी नहीं आएगा, नॉमिनी मैट्रिक डेटा में आएगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है स्टीवेंसन ने 4 कैटेगरी बताई है, हाँ, तो इनकी चारों कैटेगरी नॉन मैट्रिक डेटा के अंतर्गत आएंगी? नहीं नहीं नहीं, उनका दोनों में मेंशन है, मैट्रिक भी है नॉन मैट्रिक में। वही तो आपसे बता रहा हूँ, मैं आपसे वही बता रहा हूँ कि जो नौमित आपका ये जो नामित है और जो आपका अंतराल है ये आपका मैट्रिक में है, जो क्रमिक है और अनुपात है वो आपका नॉन मैट्रिक में है। स्पष्ट हुआ? हाँ सर। हाँ, यही तो मैं आपको बताता हूँ। चलो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था ये आप सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा। एक पुरुष के द्वारा एक से अधिक स्त्रियों से विवाह, देख लीजिए ऐसे ऐसे भी प्रश्न मिल रहे हैं। एक पुरुष है और एक से अधिक स्त्रियां से विवाह कर रहा है, तो बताओ जरा उसको क्या बोलोगे? पॉलीजिमी बोलोगे या पॉलीएंड्री बोलोगे या मोनोगमी बोलोगे या समूह विवाह बोलोगे? क्या बोल दोगे? देख लो। हाँ जी, पॉलीजेमी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। देखो समझो, इसको बोलते हैं बहुविवाह परिवार, इसको क्या बोलते हैं? बहुविवाह परिवार। अच्छा आपको बता दूं, स्त्रियां भी कम नहीं है, यह आती पॉलीएंड्री में। एक स्त्री एक से अधिक पुरुष, एक स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह करेंगी तो क्या कहेंगे उसे हम? पॉलीएंड्री। एक महिला एक ही समय में दो या दो से अधिक पत्नी से विवाह पति से विवाह करता है, उसे पॉलीएंड्री कहते हैं। अच्छा, जो पांडवों का जो विवाह हुआ था द्रौपदी के साथ, वो समूह विवाह कहलाएगा या पॉलीएंड्री कहलाएगा? क्या कहलाएगा? अरे वाह, तेज हो गए फिर तो आप लोग, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक और समझो, मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब होता है एक ही समय में, भारत में बहुत प्रचलित है ये, हिंदू धर्म में है ना, हालांकि और भी धर्मों में प्रचलित है इंडिया में। एक पुरुष एक स्त्री से शादी, एक स्त्री हो एक पुरुष से शादी, उसको बोलते हैं मोनोगेमी।
और समूह विवाह क्या होता है? इसका मैसेज आया हुआ है। अच्छा जी, समूह विवाह क्या होता है बताइए, बोलो। असल में दोनों की शादी होती है इससे ज़्यादा। मतलब यहाँ पे कई पुरुष और कई महिलाएं, हाँ है ना, कंफ्यूजन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही है, ए वाला, पहला आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 5वें का। समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भैया, देख लीजिए, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, फिर आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, विविधतापूर्ण लेखन का अध्ययन के रूप में तैयार करने का आधार क्या हो सकता है? प्रतिदर्श ग्रहण करना, ग्रहण की रचना करना, साहित्य समीक्षा, शोध अभिकल्प, डाटा विश्लेषण। क्या कहना उचित समझोगे कि विद्वतापूर्ण लेखन का समीक्षा होगा ना। साहित्य बेसिकली क्या है ना, विद्वानों की जो लेखन है, मैसेज आ रहा है। हाँ, विद्वानों का जो लेखन है उसके आधार पे जो अध्ययन तैयार किया जाता है उसको बोला जाता है साहित्य समीक्षा, लिटरेचर ऑफ रिव्यू। क्या बोलते हैं उसको? लिटरेचर ऑफ रिव्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। सैम्पलिंग ग्रहण नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। शोध अभिकल्प भी नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसर्च डिज़ाइन, गलत हो जाएगा। और डेटा एनालिसिस आपका होते हैं, जिसको आंकड़ा विश्लेषण बोलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलो आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए, आप बताइए 7वें का कि निम्नलिखित में से किस विकल्प को संस्थानीकृत असामान्यता, जिसको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वलिटी कहा जाता है? बताइए क्या बोलना चाहेंगे। सामाजिक संतुलन हो जाएगा। ओके ओके ओके, सी। अच्छा मेरी बात को समझिए, सामूहिक समूह किसके कहते हैं? सामाजिक समूह कहेंगे आप सभी लोग। किस आप सभी लोग क्या बोलते हैं कि भाई सामाजिक समूह कि सहयोग से लोगों के एक समूह द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो बेसिकली सामाजिक समूह को रिप्रेजेंट करता है। साहचर्य किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में साथ रहने का जो भाव उत्पन्न हो जाता है वो साहचर्य को रिप्रेजेंट करता है, जैसे एसोसिएट को रिप्रेजेंट करता है। एसोसिएट और सरल शब्दों में समझो, एसोसिएट और सरल शब्दों में समझो। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपने किसी बच्चे को देखा, वो बच्चा है आईडी, आईडी का मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और अब वो बच्चे जो है कद से छोटा है। जब कद से छोटा होता है तो बच्चे के अंदर जो से वहाँ पे उसकी एक लक्षण मिलता है, उसकी जीभ खुरदरा होगी, और जो माइक्रोसिफैली या हाइड्रोसिफैली, उसका सिर जो है छोटा होगा तो उसको माइक्रोसिफैली बोलेंगे, सिर बच्चे का बड़ा होगा तो उसको हाइड्रोसिफैली बोलेंगे। तो ये बेसिकली एसोसिएट रिप्रेजेंट हो रहा है, एसोसिएट। तो ज्वाइनिंग का बहुत है। अच्छा अच्छा, तो ऐसी कंडीशन पे हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग कहेंगे इसको कि यह आपके अंदर जो है डाउन सिंड्रोम जैसी प्रतिक्रिया संचालित हो रही है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एसोसिएट को, साहचर्य को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। बहुत सिंपल था ये, इसको आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, साहचर्य इसको बोला जाता है। और जब हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण में, तो आप लोग तो जानते ही हो कि जिसमें व्यक्तियों के समूह को उनकी प्रतिष्ठा संपत्ति की मात्रा में सापेक्ष पदानुक्रम की श्रेणियों में उच्च या निम्न के वर्गों में या पदानुक्रम के वर्गों में हम जब डिवाइड करते हैं तो वो सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया बनती है। तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इनइक्वलिटी, यानी संस्थानीकृत असमानता बोलते हैं। यही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही माना जाएगा, सी वाला, सी वाला आपका सही माना जाएगा। सामाजिक परिवर्तन किसको कहते हैं? सोशल चेंज का मतलब होता है कि समाज में परिवर्तन। तो सामाजिक संबंधों का तो समाज एक जाल तो है ही है, जिसकी वजह से जीवन की स्वीकृति जो होती है वो विधियों में परिवर्तन को सोशल चेंज कर देती है। तो बेसिकली वो सामाजिक परिवर्तन का पार्ट बन जाता है। अकबर ने एक 1922 में एक किताब लिखा था, मालूम है किसी को उस किताब का नाम? हाँ, सोशल चेंज इज़ द राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब। सोशल चेंज ही आपका सही माना जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। चलिए इस बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब बताइएगा मुझे। बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यवहार परिष्करण का, व्यवहार परिष्करण का। और व्यवहार परिष्करण में किन तकनीकों का उपयोग किया जाता है? आवेगी, देखो जो आवेगी
चिकित्सा होती है ना, उसको बोला जाता है इल्पल्स थेरेपी बोला जाता है, जहाँ पे आवेग नियंत्रित का कार्य करता है ना। पीठ दर्द के लिए प्रभावी होता है आवेगी चिकित्सा, जिसको आप लोग इपल्स थेरेपी का नाम लेते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप मुझे ज़रा जवाब बताएं कौन कौन से सही माने जाएंगे व्यवहार परिष्करण में। बोलिए। तो मेरे को बी लग रहा है। ओके ओके, जवाब नहीं आ रहा, केवल एक ही बच्चा बोल रहा है बस। सर बी लग रहा है। ओके चलो अब देखो, मैं बताता हूँ, सुनो। आवेग चिकित्सा, आपको पता है आवेग नियंत्रित की बात होता है, आवेग तो बताना ज़रूरत है नहीं, ठीक है। निश्चात्मक चिकित्सा की बात करें तो ये बेसिकली 1970 के दशक में आया था, और ये चिकित्सा जो थी आत्मविश्वास में संचार की बात करती थी। निश्चात्मक चिकित्सा आत्मविश्वास में संचार की बात करती है, सन 1970 के दशक में आया था। और ये जो विमुखता का चिकित्सा है, विमुखता का चिकित्सा को बोला जाता है अवतरण चिकित्सा बोला जाता है। यहाँ व्यवहार थेरेपी, ये एक व्यवहार थेरेपी तो है ही है विमुखता, और इसमें अवांछनीय व्यवहार को दोहराना शामिल किया गया था। तो औसतन या जो बताया गया इसमें चिकित्सा में कहा गया कि व्यवहार और आदत छोड़ने में मदद करता है आपका विमुखता की चिकित्सा। तो मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर पॉइंट नंबर 4 की बात करें सरल समन को लेकर, तो सरल समन भी आपका करेक्ट है, सरल समन भी आपका करेक्ट है। बेसिकली यहाँ पे ABA एक थेरेपी होती है, नाम सुना है आपने? अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस सुना है? नहीं सुना? ये भी आपका ये होता है ABA एक थेरेपी होती है, ये सरल समन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे सारे सही हैं, आपका व्यवहार परिष्करण में आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो D वाला सही माना जाएगा। सारे के सारे थेरेपी यहाँ पे शामिल की गई हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये भी थेरेपी है, मेडिकल सोशल वर्क में काफ़ी थेरेपी का हमें प्रयोग में लाया जाता है ना। तो आप सिंपल सी बात है याद कर लीजिए, अगर नोट्स बनाना तो बना भी लीजिए। व्यवहार परिवर्तन के तकनीकी में उपयोग किया जाने वाला चिकित्सा, है ना, ये आप इसको नोट कर लीजिए, ये आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग हो गई, नैदानिक मनोचिकित्सा हो गया, इसमें भी यूज़ किया जाएगा, है ना। विभिन्न प्रकार के उपचार के दौरान में व्यवहारवादी चिकित्सा भी यूज़ की जाएगी, है ना। मानव चिकित्सा के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है, मदद की जाने वाले व्यक्ति की अपनी भावनाओं को समझने के काबिल बनाना, सकारात्मक बेचैन अवसाद में होने वाला जो कारण है उसका पता लगाना, ये सभी चीज़ें जो है मनोचिकित्सा के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं, जहां आवेगी चिकित्सा, निश्चात्मक चिकित्सा, विमुक्ता चिकित्सा और ABA चिकित्सा भी, सरल समन चिकित्सा भी शामिल की जाएगी। सर एक बार निश्चयात्मक चिकित्सा बता दीजिए। आत्मविश्वास में संचार, मतलब जैसे आप कम्युनिकेशन करते नहीं हैं, आप कम्युनिकेशन के दौरान अगर जब आप थेरेपी देते हैं, मैं कहता हूँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि वो गलत बोलेगा तब भी बोलना कि वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोल रहे हो, फिर तब निश्चात्मक चिकित्सा नहीं लगेगी वहाँ पे। हाँ, मोटिवेट करना एक प्रकार से निश्चात्मक चिकित्सा का बताता है। तो वहाँ पे जैसे जैसे डिमोटिवेट होता है उसको बता देना, लेकिन मोटिवेट मत बोलिएगा अपने शब्दों में। एक प्रकार से आत्मनिश्चय या आत्मविश्वास की चिकित्सा कहिए, थेरेपी कहिए, सोशल वर्क की लैंग्वेज में ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा, है ना, आप सबके लिए, ठीक है। तो बिहेवियर थेरेपी हो गई, कॉग्निटिव थेरेपी भी आ सकती है, ऑप्शन में हो सकता है कॉग्निटिव थेरेपी भी आप सबको मिल जाए देखने को, हो सकता है आपको इंटरपर्सनल थेरेपी भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है आपको फैमिली थेरेपी भी देखने को ऑप्शन में मिल सकता है, हो सकता है आपको ग्रुप थेरेपी भी देखने को ऑप्शन में मिल सकता है, हो सकता है आपको साइको डायनेमिक थेरेपी भी देखने को मिल सकती है ऑप्शन में, है ना। ये सारी थेरेपी जो है व्यवहार परिष्करण की तकनीकी मानी जाती है। हालांकि मैंने 7-8 थेरेपी बता दिया है जो आप सबके काम में आने वाली है ना। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डैश समूह के विभिन्न व्यक्तियों के बीच में अंतर संबंध को स्पष्ट करता है। क्या कहना उचित समझेंगे? समाज आलेख, पारस्परिक मॉडल, विभेद या औपचारिक मॉडल?
क्या बात है भाई। जवाब आप सभी का यहाँ पर जो आ रहा है वो बेसिकली पारस्परिक मॉडल की तरफ आ रहा है। और पारस्परिक मॉडल जो होता है वो रेसिप्रोकल मॉडल होता है। रेसिप्रोकल मॉडल समूह के व्यक्तियों के बीच अंतर संबंध को स्पष्ट थोड़ी ना करता है। देखो, व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और समाज दोनों अनुसृत हैं, दोनों पारस्परिक है, ये कहना उचित है। समाज को और व्यक्ति को हमने जोड़ा है, यहाँ पे आप व्यक्ति और समूह को जोड़ रहे हो, तो कहना उचित नहीं होगा मैडम रेसिप्रोकल इज द रॉन्ग नंबर, गलत जवाब। समाज आलेख होगा, वेरी गुड। यहाँ पे इसका नाम बनेगा समाज अभिलेख बनेगा। जब आपके सामने व्यक्ति होगा और समाज होगा तो कहना उचित होगा रेसिप्रोकल मॉडल को, लेकिन व्यक्ति समाज नहीं है, व्यक्ति के बजाय समूह दे दिया है, तो यहाँ पे समाज आलेख के बोलिए, ये कहना उचित रहेगा आप लोगों के लिए, ये करेक्ट माना जाएगा, यही करेक्ट माना जाएगा। विभेद की बात करते हैं तो वो बेसिकली अंतर को बताता है, भेदभाव को, जहाँ फंक्शन खोजने की क्रिया की बात कर रहा है, जहाँ पे क्रियाएं ढूंढने की बात करता है, वो विभेदन कहलाता है। तो क्रियाएं समूह और व्यक्तियों के बीच में अंतर संबंध थोड़ी ना स्पष्ट कर रही है कि हम किसी तथ्य को निकाल लिए। भाई मैं कहता हूँ तथ्यों के आप निदान करने वाले हो, तो निदान का जो बेस बनाया आपने तो तथ्यों के आधार पे ही तो निकाला आपने, तो वहाँ पे विभेद हो रहा है, वहाँ पे अंतर बताने की कोशिश करें। भाई कारण ये है, समस्या ये है, कारण ये है, समस्या ये है। तो जब समस्या है, कारण ये है, समस्या ये है, तो उसी के आधार पे आपने डायग्नोसिस कर दिया, वो विभेद आती है। यहाँ समूह और व्यक्ति के बीच में अंतर संबंध स्पष्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब जो होगा समाज आलेख होगा, ना कि विभेद होगा। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट बेसिकली एक प्रकार का उपचार प्रणाली मानी जाती है। यहाँ पे जब कोई शिथिलता पर ध्यान केंद्रित करने की बात आती है, ट्रीटमेंट की बात आती है, आगे की प्रोसीजर की बात आती है। जैसे मैंने कहा कि भाई समूह को समाज की मुख्य धारा से जोड़ दीजिए, समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ दीजिए, व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ दीजिए। अब ये जुड़ेगा कैसे? औपचारिक। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे प्रश्न अगर औपचारिक मॉडल को बनाना था तो उसको इस तरीके से बनाना था कि व्यक्ति के बीच और समाज के बीच, समूह नहीं समाज, समाज के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए हमें किस मॉडल का प्रयोग करना चाहिए? तो समन्वय स्थापित करने के लिए हमें औपचारिक मॉडल का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी फिर सही होता है। और जब समाज और व्यक्ति की बात आता तो रेसिप्रोकल इज द राइट आंसर होता। और जब समूह और व्यक्ति के बीच की अंतर संबंध की बात होती है तो वहाँ पे करेक्ट जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए, समाज आलेख बोला जाता है ना। ऑप्शन नंबर पहला। भाई साहब ये ग्रुप वर्क का मॉडल नहीं है, ये प्रश्न अप्लाइड के आधार पे मॉडल्स के लिए गए हैं कि मॉडल्स बताए जा रहे हैं आपको। मॉडल्स तो केवल एक ही है, रेसिप्रोकल मॉडल है, औपचारिक मॉडल दो ही है। समाज आलेख ऐसा कोई मॉडल थोड़ी ना कि आपके आगे मॉडल बना दिया गया है। आपको बस बताना है, आपको समझना है, अपने दिमाग को लगाना है कि समाज और व्यक्ति के बीच में जो अंतर संबंध होगा वो स्पष्ट कैसे होगा समाज और व्यक्ति के बीच में, तो वो रेसिप्रोकल होगा। और जब समूह और व्यक्ति के बीच में अंतर संबंध की बात करेंगे, व्यक्ति और समूह की बीच की बात करेंगे तो समाज आलेख होगा, समाज आलेख। क्वेश्चन नंबर 9 का इंग्लिश देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 का इंग्लिश देख लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो सीस्मोग्राम मिल रहा है, जो है सोशियोग्राम मिल रहा है, करेक्ट? हाँ, तो यहाँ जो आपका बना है ये आपका सेस्मोग्राम इज़ द राइट आंसर होगा, जो एक प्रकार से सामाजिक ताना बाना को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये समूह है, ये मतलब मैंने समूह बना दिया 5-6 बच्चों का सॉरी 6 बच्चों का मैंने समूह बना दिया। अब मैंने कहा भैया ये देखो इससे सहमत है, ये इसको जानता 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 है। ये क्या बन रहा है बताओ? ये सामाजिक ताना बाना बन रहा है, सोशल नेटवर्क बन रहा है, सामाजिक ताना बाना बन रहा है। ये ताना बाना, इसको ताना सुन दे, हिंदी में क्या बोलते हैं? सामाजिक ताना बाना। क्यों भाई शिवांगी समझ में आ रहा है? हाँ, कथा मत सुनना, कॉपी वॉपी लेके बैठे रहना। जो कोई चीज़ पूछना है पूछ लो, अभी समय है, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, है ना। ध्यान से सिर्फ सुनो। तो यहाँ पे जो सीस्मोग्राम है उसको सामाजिक ये बेसिकली ग्राफिकल होता है। ये तो ग्राफ मैंने बनाया ना, ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया, समझा कर, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल इज द आपका नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला वाला ग्राफ।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि डैश सिद्धांत का उपयोग व्यक्तियों की मानसिक योग्यता का पता लगाने के लिए किया जाता है। बताइए, कारक विश्लेषण, समूह कारक, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक कारक या स्मृति कारक। क्या कहना उचित समझेंगे आप लोग? कौन सा सिद्धांत का उपयोग करें, एक बार म्यूट हो जाइए, कि व्यक्तियों की मानसिक योग्यता का पता लगाया जाए। एक बार थोड़ा सा 2 मिनट में के वेरिएबल्स के बीच में हमने क्या पता किया? हमने कारक विश्लेषण का पता किया, और जब कारक विश्लेषण का सिद्धांत लगाएंगे तो ऑटोमेटिक मानसिक योग्यता का पता चल जाएगा हमें। ऑप्शन नंबर पहला ही तो सही है। समूह कारक क्या होता है? समूह कारक एक, जब हम कभी सैंपल यूज़ करते हैं या नमूना वगैरह कोई यूज़ करते हैं ऐसी कंडीशन पर, तो चरों के यहाँ पे इकाइयों को अलग करने की बात करते हैं समूह कारक में। अब वेरिएबल्स कैसे अलग होंगे? देखो यहाँ मैं बताता हूँ आपको। अब आप ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि भाई 90 से लेकर 110 के जितने आईक्यू वाले हैं इस ग्रुप में आ जाएं। सोशल वर्क कभी भी इस तरीके के आईक्यू के आधार पर नहीं बनाता। डल वाले इसमें आ जाएं, इस ग्रुप में आ जाएं, ऐसे नहीं बनाता। सोशल वर्कर एज को डिफाइन करता है। मैंने आपको कहा कि भाई 6 से लेकर 9 साल के बच्चे, 9 से लेकर 12 साल के बच्चे, 12 से लेकर 18 साल के व्यक्ति, वयस्क, ये इस तरीके से ग्रुप बनाएंगे। अब इन बच्चों को समझाना हमारे लिए आसान हो, क्योंकि सिलेबस भी इन्हीं के आधार बनाया जाता है। अभी आप एनसीईआरटी किताब ले लो, 5वीं क्लास में गया बालक तो 6 साल। अब लंबाई तो उसकी ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है लंबाई, तो सिलेबस वही रहेगा, क्योंकि आईक्यू के आधार पर बनाया गया। तो वो कारक समूह कारक होता है, वो कारक समूह होता है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक कारक होता है, ये तो नाम से पता है, ये अवधारणात्मक होता है, कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। व्यक्ति धारणाओं को या पैटर्न को कैसे जोड़ता है उसको प्रत्यक्षात्मक बोलते हैं। मैंने कोई चीज़ दे दिया आपको, भाई मैंने कहा लो ये सेब है, एप्पल है, मैंने एप्पल बना दिया यहाँ पर। और फिर मैंने एक छोटा सा बच्चा है, आप समझने की कोशिश करिएगा, मैंने कहा कि भाई एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, मैंने उसको एप्पल पहले दिखाया और एप्पल के साथ मैंने उसका ए अल्फ़ाबेट लेटर भी दिखाया। मैंने फ्लैश कार्ड में मैंने को रिलेट करवाया। मैंने कहा बेटा देख ये एप्पल है और ए से बनता है एप्पल। तो मैंने उसको यहाँ पे प्रत्यक्षात्मक कारक को रिप्रेजेंट कराया। एप्पल को भी सीखा है, ये प्रत्यक्ष फ्लैश कार्ड है, जिसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से जानकारी ले रहा है कि ये एप्पल ऐसे होते हैं, रेड कलर का होता है, गोल का होता है, मीठा होता है ना, ऐसे उसको कॉन्सेप्ट बता दिया। और फिर ये ए से बनता है एप्पल आपका। तो बच्चे के अंदर ये जो प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक कारक है, मैं इसका प्रयोग कर रहा हूँ। यहाँ पर उसकी मानसिक योग्यताएं हमें पता चल रही हैं। परंतु अगर बालक वहाँ पे सक्षम नहीं हो पा रहा है तो हम अलग टेक्निक के माध्यम से उस बच्चे को हम क्या करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग टेक्निक बनाई गई है। तो सर इसका आंसर थर्ड भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मानसिक योग्यता पता चल रही है उसके मतलब। आप प्रत्यक्ष ना कहें, व्यक्ति की धारणाओं को जोड़ने की बात करता है। आप यहाँ पे धारणाओं को जोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ, ये जोड़ रहा है, आपको जोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ। अरे महान भाव, समझने की कोशिश करिए। जब हम कारक विश्लेषण का सिद्धांत लगाते हैं तो हमें पता चलता है मानसिक योग्यता। प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक कारक से हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ ज्ञान के बारे में सिखा रहे हैं तो वो जोड़कर सिखाने की बात करते हैं, जोड़ के सिखाने की बात करता हूँ, जोड़कर प्रत्यक्ष से। और यहाँ पे स्मृति जो कारक होगा वो रिमेंबर को बताता है, याद करने को बताता है, जैसे ध्यान, सतर्कता, जागृति, है ना, एकाग्रता, इस कारक की बात करते हैं। ये आप लोगों का जो नीचे का 2 है ना, ये सबसे ज़्यादा अच्छा सूटेबल होता है जब आप RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग 21 डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ जब आप काम करेंगे, तब ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। हॉस्पिटल में जाएंगे जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा तो वहाँ आप लोगों को मिलता है ये सारी केसेस, तब आप वहाँ पे ये सारी चीज़ों का जो है यूज़ करेंगे वहाँ पे मेडिकल सोशल वर्क। ऑप्शन पहला सही रहेगा मैट, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे बढ़िया सवाल महात्मा गांधी जी के बारे में आ गया भाई, बताओ, दिमाग खोल लो सभी लोग। अच्छा, क्या बात है। सिर्फ मुझे लगता है 2 ही 4 बच्चों को पढ़ाता हूँ, 2 ही 4 बच्चे बोलते हैं सर्वोदय सर।
चलो बाकी सुनो अच्छे से फिर। गांधी जी की ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अंत्योदय था, सर्वोदय था कि भगवोदय था? देख लीजिए। अच्छा यूजीसी वालों ने देखो पेपर कैसे बनाते हैं, सोचते हैं ये लोग ना कि बच्चे इन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएं। देख लीजिए। अच्छा भाई आप बताइए जरा, अंत्योदय मैं आपको बता दूं विनोबा भावे ने दिया था राजस्थान में। राजस्थान में यह एक योजना के रूप में जब लागू किया गया 2000 के समय में, 2000 वर्ष में, तो उस समय आर्थिक और पिछड़े लोगों को विकास करने की बात करता था ये अंत्योदय। लेकिन बात थी गांधी जी के बारे में, ग्राम स्वराज की। जब ग्राम स्वराज की बात करता हूँ तो अनटू द लास्ट याद आया किसी को? अनटू द लास्ट, हाँ सर। अनटू द लास्ट किसकी किताब है? महात्मा गांधी जी की। कहाँ सुन रहे हो? महात्मा गांधी जी की किताब थी भाई, है ना, सर्वोदय। तो बेसिकली सर्वोदय जो शब्द है, सर्वोदय समाज गांधी जी के कल्पनाओं का समाज था, जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्थाएं थी। तो ग्राम स्वराज की संकल्पना का प्रमुख उद्देश्य सर्वोदय था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। और जो भगोदय, भगोदय का मतलब ये होता है कि सुअवसर का आरंभ करना, भाग्य का जागना, अच्छे समय का प्रारंभ होना, भाग्योदय कहलाता है। भाग्योदय कहलाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं पता चले कि रन 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 रेस वाला सिस्टम लगा दिया तो हो गया कल्याण आप लोगों का भी, है ना। यहाँ पर अच्छे समय का आरंभ होना नहीं कहते भैया। अब तो आप अच्छे दिन आ गए आप लोगों के, है ना, खूब सुना होगा आप लोगों ने, अच्छे दिन आ गए। क्या बता दूँ मैडम? अंत्योदय, अंत्योदय विनोबा भावे ने दिया था 2000 के समय। सबसे पहले ये योजनाएं थी, लागू किया गया था राजस्थान में, सबसे पहले लागू किया गया था, शुरू किया गया था ये 2000 के समय में। और ये योजना जो थी आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग थे, वो जो पिछड़े वर्ग के लोग थे वो उनके लिए था, उनका विकास करने की बात करता था अंत्योदय। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अंत्योदय यूपी में कब आई? अंत्योदय योजना ये चलाया गया है 2020 में। तो उत्तर प्रदेश का क्या सबसे पहले वाला याद रखो बस, अंत्योदय योजना। अंत्योदय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम क्या आता है? जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम क्या आता है अंत्योदय में? देखिए अंत्योदय योजना में अगर हम बात करें तो बेसिकली केंद्र सरकार ने इसको जब 25 दिसंबर 2000 को लागू किया था, इसको बेसिकली जो है AAY के नाम से भी जाना गया है, अंत्योदय अन्न योजना। तो खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालक के रूप में ये प्रदान किया गया था, जहाँ पे करोड़ निर्धनता परिवार के लिए ये जो है अंत्योदय अन्न योजना का स्टार्ट किया गया था। तो इसमें विनोबा भावे जी की एक प्रमुख भूमिका रही है। मैं आप सबसे कहूँगा कि उस समय जो है गरीब परिवार को रियायती दर पर 2 रुपये किलो जो है गेहूँ मिलता था और 3 रुपये प्रति किलो चावल मिलते थे। ये बेसिकली इसी अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, स्टार्ट किया। तो दीनदयाल उपाध्याय जो अंत्योदय योजना का आपने नाम बताया है सर, ये बेसिकली भारत सरकार ने शहरी और ग्रामीण गरीबों के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का आरंभ जो है 25 दिसंबर सन 2014 से इसको स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे कौशल विकास और आजीविका के अवसर पर वृद्धि करने की बात की थी, शहर को लेकर और ग्रामीण को लेकर। ये था दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। परंतु दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नहीं है, ये है अंत्योदय अन्न योजना है, जो मैं 2000 की बात आप लोगों से कर रहा हूँ। स्पष्ट हुआ विजय जी? अरे भाई कहाँ चले जाते हो, एक बार पूछ लेते हो, पूछ के फिर पता नहीं कहाँ चले जाते हो आप लोग। इतना टाइम लगता है विजय जी आपको बोलने में, बताइए। तुरंत रहिए, लाइन पे रहिए, फटाफट। आप ही को तो बता रहा था मैं, ये है ना। चलो आगे बढ़िए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक संगठन का सिद्धांत नहीं, ये मैं सवाल नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताओगे।
बी, विघटन का सिद्धांत नहीं था, बाकी सारे सिद्धांत थे। आपको बता दूं मैं, आपने नाम सुना होगा HB ट्रेकर, सन 1948, सॉरी, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है ना, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली विशिष्ट उद्देश्यों का सिद्धांत भी होगा, जन सहभागिता का भी सिद्धांत होगा और नियोजन का सिद्धांत होगा। मैं बताने चल गया था ग्रुप वर्क का सिद्धांत बता रहा था HB ट्रेकर के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का है। पर्टिकुलर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आप लोगों से ना, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, नाम नहीं आता कि कोई पर्टिकुलर विद्वान का नाम आए तो भाई ये सिद्धांत है, ऐसा कुछ नहीं है पर्टिकुलर। हाँ, आप कॉमन सिद्धांत आप याद रखिए, कम्युनिकेशन का सिद्धांत हो गया, संचार का सिद्धांत हो गया, ये याद रखिएगा। और जैसे रॉस महोदय का नाम आता है, 13 सिद्धांत बताया, ऑथर डनहम का नाम आता है, 28 सिद्धांत बताया, है कि नहीं, याद होगा आप लोगों को भाई। क्यों, मैकलिन का बारे में बात करते हैं तो उन्होंने सिद्धांत कुल टोटल जो बताए थे 7 सिद्धांत बताए थे। हाँ, ये सिद्धांत तो है बेसिकली। इन सभी सिद्धांतों का एक कॉमन सेंस निकाला गया कि विशिष्ट उद्देश्यों का भी सिद्धांत होता है, जन सहभागिता का सिद्धांत भी होता है, नियोजन का भी सिद्धांत होता है, तो ये लागू होता है सब पर। विघटन का मतलब होता है अलग, तो अलग का कोई सिद्धांत नहीं था। बताइए, कभी आप काम करोगे जाके एक परिवार को अलग करना, पता चले कि भाई उसका तलाक करवा दो, तलाक वो रखा है, जोड़ने का काम आप लोगों को करना है, आपने विघटन का सिद्धांत लगा दिया उस कम्युनिटी में, तलाक करवा दिया पूरा गाँव में, ऐसा करोगे? हाँ, ये मत करना, है ना, ये गलत चीज़ है। तो परिवार जोड़ने का काम करो, तो जाहिर सी बात है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में विघटन का सिद्धांत लागू ही नहीं होगा, है ना। चलो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने समुदाय को सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाले और लघुत्तम प्रादेशिक समूह के रूप में परिभाषित किया था। अब देखिए भाई, इतना सरल प्रश्न कौन बताना चाहेगा मुझे? अच्छा, जरा मुझे ये बताइए, समग्र प्रतिदर्श का लघुत्तर प्रतिनिधित्व। अरे वाह, क्या बात है, सवाल पूरा नहीं हुआ, ऑप्शन बता भी दिया बच्चे ने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहाँ पे सही जवाब किंग्सले डेविस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा आपका। यहाँ पे पहला ही करेक्ट है। हम की भावना बोगार्ट्स। अच्छा, सामाजिक दूरी का मापन किसने दिया भाई? अरे वाह, वेरी गुड, 1924 में बोगार्ट्स ने। अच्छा, सामाजिक संबंधों, जो प्राणी है, सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किस विद्वान ने बोला है? मैकाइवर एंड, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए जरा मुझे आप सभी लोग कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के पूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। हाँ, आगबन और निमकाफ ने बोला है कि एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन का जो पूर्ण संगठन है वो क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। ऐसी बात कहने वाला कोई अगर विद्वान है तो उसका नाम है आगबन और निमकाफ। समझते चलिए, पढ़ते चलिए ध्यान से और नोट्स बनाते चलिए साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक क्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है? मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग जवाब बताइए। तत्व, सामाजिक क्रिया के तत्व। सर 1, 2 और 4। 1, 2, 4। अच्छा, एक बार बता दूं मैं आपको, देखो सुनो, एक लाइन लिख लो एक कॉपी पे कहीं पे। सामाजिक संबंधों से समाज की क्रिया के मतलब सोशल एक्शन के 4 आवश्यक तत्व हैं। कौन से? 4 आवश्यक तत्व हैं। अब सुनिए, नंबर 1 कर्ता, समझिएगा अभी पहले। नंबर 2 लक्ष्य। नंबर 3 साधन। नंबर 4 परिस्थिति। मैं आपसे बताऊं, यहाँ पे ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है समुदाय की सक्रियता, यह आपकी सामाजिक क्रिया का महत्वपूर्ण तत्व है। अब कर्ता चाहे समूह की हो चाहे समुदाय की हो, सक्रियता होना तो ज़रूरी है।
लोकतांत्रिक उपागम, चाहे आपका समूह का हो चाहे समुदाय का हो, लोकतांत्रिक भी होना ज़रूरी है। सोशल एक्शन कर रहे हो, चाहे वो क्रिया के रूप में कर रहे हो चाहे आप उसे समुदाय के रूप में कर रहे हो। व्यवहार को समझ, देखो व्यवहार क्या समझोगे, सामाजिक क्रिया में व्यवहार समझा जाता है। फलाना का व्यवहार बहुत बढ़िया था भैया, इसको बुला लो, सोशल एक्शन करे। फलाने का व्यवहार बहुत गंदा है, इसको निकाल दो, सामाजिक क्रिया नहीं कर पाएगा ये। हमसे क्या मतलब भाई, अच्छे लोग भी आओ चाहे बुरे लोग भी आओ, क्या दिक्कत हमें, नो इशू। कोई बदलाव चाहते हैं भाई, सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। जब तक लोग आएंगे नहीं, लोगों का जमावड़ा होगा नहीं, लोग सक्रिय होंगे नहीं, लोकतांत्रिक उपागम लागू नहीं होगा, तब तक कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। इसलिए व्यवहार को समझना तो गलत करिए भाई, क्या दिक्कत है। और उसके लिए सामुदायिक संसाधन, भाई अगर बैनर नहीं होगा, पोस्टर भित्ति नहीं होगा, माइक नहीं होगा, तो आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे कैसे। तो इसलिए 1 2 4 आपका सही होगा, ऑप्शन जिसमें होगा वही करेक्ट होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन गया। ए कहाँ से जाएगा मैडम। हाँ, सी इज द राइट आंसर होगा। 1 2 4 ये सही होगा। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो यहाँ पे भी आप लोग प्रश्न अगर पूछ सकता है, हो सकता है भाई, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें हैं, सामाजिक क्रिया, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। बहुत अच्छा सवाल बता चुका हूँ। हाँ जी, अच्छा क्या लग रहा है, क्या था 87 में शायद, बताओ। नहीं बताओ भाई, देखो सही तो जा रहा है, देखो तुक्का मत मारा करो। आप लोग इतने चालाक हो गए हो ना कि तुरंत मारते हो तुक्का, लगा तो वाह वाह, ना लगा तो जय श्री राम। नहीं करते, मैंने नहीं बोला था, मुझे बतास नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, ठीक है। देखिए, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा जो वर्ष है वह आपका 14 अगस्त 1987 है। अब समझ लीजिए, अब समझ लीजिए, भारत में तमाम कानून के अलावा कई योजनाओं के माध्यम से भी बाल श्रम को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इस बात से सहमत हैं? होना चाहिए। और इसमें बाल श्रम खत्म करने के लिए जो योजनाएं चलाई गई थी, मध्यमान भोजन योजनाएं थी, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई। और इसी के आधार पर 14 अगस्त 1987 को 1947 को घोषित किया गया राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति। और फिर उसके बाद बाल श्रम को जब परिभाषित किया गया तो जनगणना के अनुसार बताया गया कि बाल श्रम राष्ट्रीय नीति 2001 हमें 2001 भी देखने को मिलती है, जहां पर 25 से लेकर 2 करोड़ बच्चों में से जो बताया गया था कि इन बच्चों के साथ जो है एक प्रकार से आयु वर्ग के आधार पे बाल श्रमिकों की संख्या के बारे में कि संगठन द्वारा लगाए गए ये अनुमान थे, एक प्रकार से ये अनुमान थे, जहाँ पे सामाजिक आर्थिक कारक के रूप में गरीबी थी, बेरोजगारी थी और कम मजदूरी थी, अशिक्षा थी, जैसे कई फैक्टर देखने को हमें मिले थे हमारे समाज में, हमारे देश में, है ना। तो इसलिए आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, राष्ट्रीय बाल वर्ष जो था अंतर्राष्ट्रीय संस्था के वर्ष में, वो बेसिकली संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा 1979 को वो बताया गया था, 1979 को बताया गया था। 1979 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, और आपको जो है साथ ही साथ अन्य संस्थाओं के द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के रूप में जो मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, जहाँ पे सामाजिक महत्व को ध्यान दिया गया बच्चों पर, वो था 1979 का। और जो बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम था बच्चों को लेकर, वो था 1986 का, वो था 1986 का। और सितंबर 1990 में राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान
राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान के श्रम मंत्रालय द्वारा और यूनिसेफ के सहयोग के माध्यम से बाल श्रमिकों के संबंध में अध्ययन किया गया था। यूनिसेफ के द्वारा 1990 में 1990 में। ठीक है, ठीक है, बताओ। बोल नहीं रहे हाँ हो। सर, क्लियर है इतना मैं बोलता हूँ, मेरा अगर 10% भी अगर आप लोग बोलो तो आप सर, लोग क्लियर है हाँ, सर, आ चलो। गया। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, बाल श्रम के श्रम मंत्रालय के अधीन MES का योजना का पूरा नाम बता दीजिए एक बार जल्दी से। हाँ सर, मेडुलर एम्प्लॉयबल स्किल, है ना। अच्छा, आप ये जानते भी होंगे MES को, ये श्रम मंत्रालय के द्वारा चलाया गया और ये इसका पूरा नाम पूछा। अच्छा, कौन बताएगा इस योजना का स्टार्ट कब हुआ था? 24 मई 2013 में। 24 मई 2013 में ये बेसिकली था रोजगार और प्रशिक्षण को संवेदनशील बनाने की बात करता था, संवेदनशील बनाने की बात करता था। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17, व्यक्तिक कार्य में सेवार्थी चिकित्सा संबंध परस्पर क्रियात्मक यहाँ और अभी के पक्ष पर किसने बल दिया है? अरे बहुत बढ़िया सवाल, इंपॉर्टेंट। IMP कर लीजिए इसको, IMP करिए। पेरेंट्स वाले ऑटो रैंक सर। ऑटो रैंक इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, मैंने पढ़ा रखा है भाई, कोई बोलेगा नहीं कि नहीं पढ़ाया सबने। मैंने पढ़ाया है वेयर एंड अभी नाउ, वेयर एंड नाउ करके मैंने बताया है ऑटो रैंक की ये किताब के रूप में कि ये कॉन्सेप्ट इसी का है, ऑटो रैंक। जी सर, जी याद रखा करें, आप सभी लोग भूल जाते हो, अच्छा नहीं लगता है ना। थोड़ा सा कम। चलो आगे बढ़िए। तो ऑटो रैंक ने, अच्छा ऑटो रैंक के बारे में आपने सुना भी होगा। ऑटो रैंक एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने विल थेरेपी के बारे में भी बात किया है, विल थेरेपी के बारे में बात किया है ऑटो रैंक ने। प्रकारात्मक या क्रियात्मक अभिगम के बारे में भी चर्चा ऑटो रैंक ने किया है। सिगमंड फ्रायड तो जानते ही होंगे, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम करके किताब आई थी, एसोसिएटेड ड्रीम करके किताब आई थी, है ना। सिगमंड फ्रायड की मनोलैंगिक सिद्धांत आया था। लड़कों में मैंने बताया है जो है एडिपस ग्रंथि पाई जाती है, लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है ना। हाँ, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। और फ्लोरेंस होलिस, बताइए जरा आप सभी लोग, समाज कार्य में प्रत्यक्ष अवधारणा, समाज कार्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का जो अवधारणा है वो फ्लोरेंस होलिस ने दिया है। तो आप जरा मुझे बताइए, केसवर्क साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी किसने दिया है? केसवर्क में साइकोलॉजी थेरेपी किसने दिया है? फ्लोरेंस होलिस ने दिया है, फ्लोरेंस होलिस ने दिया है। और देखिए, इंटरवेंशन रिसर्च की जब कभी बात होती है, इंटरवेंशन रिसर्च की बात होती है तो एडविन जे थॉमस का नाम आता है। हस्तक्षेप शोध की बात होती है तो एडविन जे थॉमस का नाम आता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, सत्ता मतलब पावर, पावर का मतलब अधिकार, अधिकार का मतलब अथॉरिटी। क्या कह रही हो नेहा? थॉमस का बता दूं फिर से? इंटरवेंशन रिसर्च स्क्रीन या स्क्रीनिंग कह लीजिए, स्क्रीनिंग, हस्तक्षेप शोध कह लीजिए। बताइए जरा, सत्ता पावर प्राप्त की जाती है जबकि अथॉरिटी क्या करती है? बोलिए। अरे कहाँ से अथॉरिटी अर्जित किया जाएगा भैया? अथॉरिटी कहाँ अर्जित होती है? निहित होता है। हाँ, सही बताया, आप बताया आपने सही। निहित तो अर्जित थोड़ी ना होता है, सत्ता अर्जित होती है। ये तो लिखा है प्राप्त की जाती है, प्राप्त करने का मतलब अर्जित होता है, ये तो लिखा हुआ है ना। तो फिर क्यों सत्ता भी अर्जित किया था जबकि प्राधिकरण भी अर्जित किया था? गलत हो जाएगा ना प्रश्न तो।
ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। 19 बताइए जल्दी। UDHR पूरा नाम, UDHR। ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, है ना। आप लोग को मालूम होगा क्वेश्चन नंबर 19 संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में यह कथन था कि संयुक्त राष्ट्र के लोग या विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते हैं। मानव की गरिमा है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का अंगीकरण भी किया था, है कि नहीं? करेक्ट, हाँ, यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट सवाल आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी तंत्र का गुण नहीं पाया गया है? बताइए, अधिकारी तंत्र का गुण नहीं पाया जाता है। अधिकारी तंत्र का गुण, विशेषज्ञता डी लग रहा है। ओके ओके ओके। देखिए, अधिकारी तंत्र का जो गुण है यहाँ पे बेसिकली, जैसे आपको मैं बताऊँ, अगर नौकरशाही पढ़ते हैं, जब आप क्या पढ़ते हैं, आप नौकरशाही, तो अधिकार तंत्र विधेयक का प्रारूप तैयार करता है और इस तैयार किए गए विधि के प्रारूप पर व्यवस्थापिका सिर्फ अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का कार्य करती है। इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो विधि निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका नौकरशाही की ही होती है। शासन द्वारा किए गए सभी निर्णयों का पालन नौकरशाही के माध्यम से होता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अधिकारी तंत्र का गुण समावेश देश का श्रृंखला भी होगा, नियंत्रण की विस्तृति भी होगी और विशेषज्ञता भी होगा। अधिकारी तंत्र बेसिकली व्यक्तित्व तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही रहेगा। शासन के निर्णयों का पालन करवाना, प्रशासन को सुसंगठित बनाना, है कि नहीं, विधि का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, नीति निर्माण के संबंध में भूमिका निभाना, सामाजिक परिवर्तन हेतु तैयारी करना, प्रतिद्वंदी और हितों के बीच में समन्वय की बात करना, ये सभी क्या कहलाते हैं? नौकरशाही का या अधिकार तंत्र का एक पार्ट माना जाता है। हाँ, व्यक्तिगता का प्रोत्साहन की बात मैं करता तो एक गुण की बात मैं कर सकता था, ना कि वहाँ पे उसके प्रोत्साहन में। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ, देखो मेरी बात को समझो, जो नौकरशाही तंत्र है ना, जिसको आप बोलते हो अधिकार तंत्र, तो उसमें प्रत्येक कार्य नियमानुसार होता है, नियमित रूप से किया जाता है। इस कारण साधारणता शब्द में संगठन के सभी लोग संगठन के कार्यों से संतुष्ट रहते हैं। जो कार्य नियम के अनुसार होंगे उसी में व्यक्तिगता संभव होगी। नौकरशाही में प्रत्येक कार्य नियमानुसार होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप व्यक्तिगता का वृद्धि में, है ना, इसकी भूमिका फिर निभा सकते हैं, परंतु व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलप की बात नहीं होती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पर्सनालिटी डेवलप नहीं करेगा। नीतियों को लागू करता है, ये भी गुण बन सकता है। प्रविधि कार्य कुशलता के रूप में लागू करता है, ये भी बन सकता है गुण। विशेषीकरण भी बन सकता है, अनुशासन भी ऑप्शन में आ सकता है, सतर्कता भी ऑप्शन में आ सकता है, विचारों में परिवर्तनशीलता भी ऑप्शन में आ सकता है, राजनीतिक तटस्थता भी आ सकती है, कर्तव्य निष्ठता भी ऑप्शन में आ सकता है, न्याय और समानता का पालन करना भी अधिकार तंत्र के गुण के ऑप्शन में भी आ सकता है। हाँ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। निर्णय लेने की कमी नहीं आ सकती है, व्यक्तित्व नहीं आएगा, व्यक्तित्व नहीं आएगा, निर्णय लेने की कमी भी नहीं आएगी। ऑप्शन में लिखा रहेगा निर्णय लेने की कमी। अत्यधिक अनौपचारिकता भी नहीं आएगी। और आपने एक ऑप्शन बोला ना, विचारों में परिवर्तन भी आएगा। हाँ बिल्कुल, विचारों में परिवर्तन आपका अगर हम बात करते हैं तो विचारों में परिवर्तनशीलता बेसिकली क्यों मैं बोला, क्योंकि यहाँ पर लचीलापन की बात मैं कर रहा हूँ। इसका अर्थ ये होता है कि अधिकार तंत्र में कर्मचारियों की अपनी कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं होती है। जिस विचारधारा के लोग सत्ता में आते हैं
कर्मचारी उसी विचारधारा में अपने को ढाल लेते हैं। यही तो कारण है कि अधिकार तंत्र एक प्रकार से विचारों में परिवर्तनशीलता होती है। इसका मतलब पर्सनालिटी अलग चीज़ है। मैं पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप विचारों को आप पर्सनालिटी से जोड़ दो। अलग अलग व्यक्तित्व के विचारधारा, मैंने कहा कि आपको बता भी दिया देखो कि भाई जैसा लोग होंगे वहाँ पे उसकी विचारधाराएं भी ढल जाएंगी, तो लोचशीलता पाई गई। तो यहाँ पे विचारों की परिवर्तनशीलता कह सकते हो, ना कि व्यक्तित्व कह सकते हो। समझे आप? नहीं समझे? नहीं सर, समझ गए। जी हाँ सर। ठीक है। फिर तो ये चीज़ें हैं, आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए, कल हम लोग बात करेंगे 1869 के बारे में। ठीक है।